भला मौसी की ये कैसी आदत है? वह बार बार कहती है कि मैं तुम्हारे देवर के साथ सोऊंगी। मैं कैसे कहूँ कि देवर की बहुत सनकी है, पता नहीं उसके साथ रात भर क्या करे। फिर भी मौसी एक रात जीत करके देवर के कमरे में सो गई। मौसी को बहुत समझाया मगर वह ना मानी। मेरा देवर दूध का शौकीन था। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। देवर ने तो मौसी के दोनों। देवर की अभी नई नई शादी हुई थी। वह बड़ा ही खुश था क्योंकि उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी। पूरा दिन उसने बड़ी बेताबी के साथ गुजारा था। मगर उस वक्त वह गुस्से में बाहर आ गया जब बीवी के साथ आई मौसी ने कमरे से बाहर जाने से इनकार कर दिया। घर में थोड़े बहुत मेहमान मौजूद थे, इसलिए देवर ने गुस्सा रोक दिया और मेरे कमरे में आकर कहने लगा, भाभी ये गुलाब के साथ कांटा क्यों ले आई? देवर की बात सुनकर मैंने उसे बड़ी नासमझी से देखा क्योंकि मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। कौन सा गुलाब, कैसा कांटा, यह सब तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी बात सुनकर देवर को फिर से गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, मेरी बीवी के साथ जो एक औरत आई है वह कहती है मैं अपनी भांजी के साथ बेड पर ही सोऊंगी। देवर की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। बुढ़िया का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये इस बुढ़ापे में जूते खाने वाली बातें क्यों कर रही है? भला उसने अपनी शादी की रात किसी और को अपने कमरे में सोया था जो तुमसे ये बात कह रही है? देवर की मासूम सी शक्ल देखकर मुझे उस औरत पर बहुत ही गुस्सा आया। देवर का हाथ पकड़ा और सीधा उसके कमरे में पहुंच गई। मैंने कहा, मौसी, मेरा देवर क्या कह रहा है? मैं बगैर किसी बात के मौसी से पूछ लिया था क्योंकि मुझको भी उस वक्त बहुत ही गुस्सा आया था। वह भोली बनकर कहने लगी, मैंने तुम्हारे देवर को क्या कह दिया है? मुझे मौसी के इस भोलेपन पर बहुत ही गुस्सा आया था। इतनी उम्र की हो गई है मगर बुढ़िया का बचपना नहीं गया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि घर में मेहमान थे, इसलिए मैंने नरमी के साथ पूछा, मौसी, मेरा देवर कह रहा है, आपने कहा कि आज की रात दुल्हन के साथ ही उसके बेड पर सोऊंगी। मेरी बात सुनकर मौसी कहने लगी, हाँ, मैंने ऐसा ही कहा है। मौसी की बात सुनकर मैं दुल्हन की तरह देखा जो परेशान हो रही थी। उधर मेरे देवर को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि रात के 1 बजने वाले थे। घर में सब सोने की तैयारी कर रहे थे और हमने मौसी के लिए एक कमरा साफ ही कर दिया था। मगर हम तीनों उस मौसी की वजह से अब तक जागे हुए थे। इसलिए मैंने बात को संभालते हुए मौसी से कहा, मौसी, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या? ये सुनकर मौसी कहने लगी, हाँ, बड़ी धूमधाम से हुई थी। उसकी यह बात सुनकर अंदर ही अंदर मुझे हंसी आ गई, मगर मैंने हंसी दबा ली क्योंकि देवर को और गुस्सा आ सकता था। इसलिए मैंने मौसी से पूछा, तो तब तुम भी किसी को साथ ले गई थी और वह शादी की पहली रात तुम्हारे साथ ही सोई थी? मेरी बात पर मौसी को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, तौबा तौबा, बेशर्म की बातें कर रही हो। अरे मेरे कमरे में कोई घुसकर तो देखता, मैं उसका मुंह तोड़ देती। मैं तो मौसी की दिलेरी पर हक्का बक्का रह गई। देवर का पारा और ऊपर होने लगा। फिर देवर का गुस्सा देखकर उसकी बीवी बेचारी रोने लगी। मैंने उससे कहा, अरे तुम तो चुप करो, ये सब यहाँ मजाक कर रहे हैं। फिर मैंने मौसी की तरफ देखा और कहा, मौसी, उन दोनों की शादी हुई है, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? मेरी बात सुनकर मौसी मुझसे कहने लगी, मैं कबाब में हड्डी नहीं बन रही हूँ। दरअसल अनीता मेरी बेटी नहीं है। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मगर जब उसकी माँ मरी थी तो उसने कहा था कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मैंने अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी तो कर दी, मगर अभी वह कम उम्र की है, इसलिए अपने देवर से कहो कि कुछ महीने तक उसके पास ना आए। अगर उसे कमरे में सोने का शौक है तो सोफे पर सो जाए। यह सुनकर मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और कहा कि तुम कितने साल की हो? वह शर्माते हुए कहने लगी, मैं 20 साल की हूँ। यह सुनकर मौसी कहने लगी, नहीं, ये तो 15 साल की है। मैंने डॉक्यूमेंट पर उसकी उम्र ज़्यादा लिखवाई थी। ये सुनकर मेरा देवर अपना सर पकड़ लिया, जबकि मैंने उसकी बीवी से कहा, तुम ही अपनी मौसी को समझाओ। ये सुनकर वह कहने लगी, माँ के मरने के बाद मौसी ने ही मुझे पाला है, इसलिए जो ये कहती है मैं मान लेती हूँ। देवरानी की इस बात पर देवर को गुस्सा आ गया। मैं जानती थी कि मेरा देवर गुस्से का बहुत ही तेज़ था, किसी की बात कम ही बर्दाश्त करता था। उधर मैंने यह भी देख लिया था कि मौसी भी मेरे देवर से कुछ कम नहीं थी।
बच्चों की तरह जिद पर आ गई थी। उसे समझाना मुश्किल था, इसलिए मैंने देवर का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आई। वह गुस्से से कहने लगा, भाभी, मुझे मेरे कमरे में जाना है। मैं उसे अपने कमरे से कैसे निकालूं? मैं जानती थी कि देवर को अपनी दुल्हन के पास जाने की जल्दी थी, मगर मैं यह भी देख चुकी थी कि वह मौसी भी कमरे से नहीं निकलने वाली थी। इसलिए मैंने देवर से कहा, तुम जानते हो घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो। तुम मेरे कमरे में आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मैं यह कहकर किचन में आ गई। फ्रिज से दूध निकाला जो मेरा पति अपने भाई के लिए लाया था। दरअसल मेरा पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह शादी खत्म होते ही चला गया। मगर जाते जाते मुझे यह देते गया और कहने लगा, यह दूध नहीं बल्कि ताकत का खजाना है। यह हर रात मेरे भाई को गर्म करके याद पिला देना। मैंने पति की बात को मानते हुए वही दूध गर्म किया और उसे लेकर अपने देवर के पास चली गई। मैंने कहा, अब गुस्सा थूक दो और जल्दी से यह दूध पी लो। यह तुम्हारा भाई खास तुम्हारे लिए दूसरे शहर से लाया है। यह बात सुनकर देवर कहने लगा, अरे भाभी, इस दूध में ऐसी क्या खास बात है? मैं यह बात उसके सामने कहने से शर्मा गई, तो मैंने देवर के कान में बता दिया कि दूध में ऐसी क्या खास बात थी। यह सुनकर देवर हंसने लगा और कहने लगा, मौसी, कमरे से निकलेगी तभी तो ताकत आजमाने का वक्त आएगा। मैंने देखा देवर को फिर से गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने उसे कहा, आज की रात तुम मौसी को वहीं सोने दो, कल वह अपने घर चली जाएगी। देवर यह सुनकर कहने लगा, लेकिन भाभी, सारे घर में मेहमान हैं, मैं कहाँ सोऊंगा? ये सुनकर मैंने फौरन उसे कह दिया, तुम आज की रात मेरे कमरे में सो जाओ। देवर ने तो रात मेरे कमरे में गुजार दी और सुबह होते ही अपने दोस्तों के साथ चला गया। शादी भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता मेहमान जाने लगे। यहाँ तक कि शाम हुई तो घर में सिर्फ मौसी ही रह गई। मैं दुल्हन के कमरे में आई तो मैंने मौसी से पूछा कि मौसी, घर में और कोई मर्द नहीं है? केवल देवर है तो मैं उससे कहूँगी, वह आपको छोड़ आएगा। मेरी बात सुनकर मौसी गुस्से से कहने लगी, अरे बेटा, रात को तुमको समझाया था कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अपनी बेटी के पास ही रहूँगी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पटक लूँ। देवर को कल तो समझा दिया था, मगर आज क्या करूँगी? यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। मेरे सास ससुर नहीं थे, वरना वही इस मसले को हल कर लेते। मेरे पति भी शहर से बाहर थे, उसे भी बात बात पर परेशान नहीं करना चाहती थी। मगर रात होते ही देवर घर खुशी खुशी आया। मैं किचन में खड़ी थी। देवर पास आया और कहने लगा, भाभी, आज तो किचन से बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। वह मेरे करीब आकर खुशबू सूंघने लगा। खुशबू वाकई में लाजवाब आ रही थी। मैंने अपने देवर से कहा, अरे दूर हटो, पास से चेहरा खराब हो जाएगा। मैंने उसे धक्का दिया तो हंसने लगा। वह ऐसा ही था, जब मूड अच्छा होता था तो ऐसा लगता था जैसे उसे कभी गुस्सा नहीं आएगा, मगर जब गुस्सा आता तो किसी को भी नहीं छोड़ता था। मैंने उसको एक बार कई लड़कों से लड़ते भी देखा था। देवर ने अपनी लाठी से मार मार कर सबको भगा दिया था। इसलिए मैं उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं यह मौसी की वजह से कोई तमाशा खड़ा कर ना कर दे। मैंने उसे कहा, आज तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। शुक्रिया भाभी, कहकर वह खुश हो गया और कहने लगा, भाभी, तुम कितनी अच्छी हो, आज मुझे बहुत ही ज़ोर की भूख लगी थी। मैंने उसकी खुशी देखी तो उसे कहा, बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। यह सुनकर वह कहने लगा, अरे नहीं, आज तो खाना मैं अपनी बीवी के साथ ही खाऊंगा। और हाँ, आज मुझे ख़ास दूध पिलाने के बाद मुझे मेरे बीवी के पास भेज देना। आज मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली थी। यह कहकर उसने अपनी आंखें दबाईं और फौरन बाहर की तरफ भागा। मैं उसे पीछे से पुकारती रही, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं जानती थी अब क्या होने वाला था। मैंने कितनी मोहब्बत और मेहनत से खाना बनाया था। मैंने सोचा था देवर आएगा तो उसे किचन में ही खाना खिला दूंगी, क्योंकि वह बेचारा सुबह से भूखा था। खाना खाने के बाद मैं उसे बताऊंगी कि मौसी आज की रात नहीं जा रही है, मगर वह इतना खुश था कि मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं सर पकड़कर बैठ गई। तभी मुझे देवर की आवाज़ सुनाई दी, भाभी इधर आओ। देवर मुझे पुकार रहा था। मैंने गैस बंद किया और बाहर आ गई। मैंने देखा देवर और मौसी फिर से आमने सामने थे और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे देखते ही देवर कहने लगा,
भाभी, मुझे अपनी बीवी की मौसी को यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं। ये चाहे तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रह सकती है। हमें खाने पीने की कमी नहीं है, मगर उनसे कह दो कि यह अलग कमरे में सोए और हम दोनों पति पत्नी को अपने कमरे में अकेला छोड़ दें। यह बात सुनकर मैंने भी मौसी से कहा, अच्छा मौसी, बच्चों की तरह ज़िद छोड़ दें। आप कब तक बेटी के साथ चिपकी रहेगी? किसी न किसी दिन तो आपको उसे अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। मैं मौसी को समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानती थी देवर उस वक्त बहुत प्यार से कह रहा था, मगर जब उसका मूड ख़राब हुआ तो वह सब तमीज़ भूल जाएगा। मगर मौसी न जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। वह कहने लगी, मैंने ये कब कहा कि मैं यहाँ सारी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ। मेरा अपना घर मौजूद है। मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाऊँगी, मगर जब तक मैं यहाँ हूँ बेटी के साथ ही सोऊंगी। यह कर मौसी रोने लगी और देवर की बीवी भी उसे देखकर आंसू बहाने लगी। देवर को मौसी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वह गुस्से को पी गया। एक नज़र अपनी बीवी पर डाली तो वह अच्छी लग रही थी। उसने आज मैरून कलर का सूट पहना हुआ था, जो कि उसकी गोरी रंगत पर बहुत ही जच रहा था। देवर ने एक ठंडी सांस भरी और मुझसे कहने लगा, भाभी, मेरे लिए खाना ले आओ। वह हमें यह कहकर मेरे कमरे की तरफ चला गया। उसका मूड अच्छा देखकर मैं सुकून से हो गई। किचन में गई और सबका खाना उनके कमरे में दे दिया, जबकि मैंने खुद अपने देवर के साथ खाना खा लिया। शुक्र है उस रात को लड़ाई नहीं हुई थी। मैं किचन में बर्तन धो आई और देवर के लिए दूध लेकर कमरे में आ गई। मुझसे दूर रहते हुए देवर कहने लगा, भाभी, मुझे मौसी से ज़्यादा अपनी बीवी पर शक होने लगा है। वह हर वक्त अपनी माँ से चिपकी रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही मुझे अपने कमरे में नहीं आने दे रही है और मौसी को आगे कर रही है। देवर की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरा देवर इस बारे में बहुत ही गलत सोच रहा था। यह देखकर मैं डर गई, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, ज़रा सी गलती से टूट जाता है। इसलिए मैंने देवर को समझाते हुए कहा, अनीता बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसके किरदार पर शक मत करो। वह बस अपनी मौसी से डरती है। तुम जल्दी से दूध पीकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा, भाभी, रोज़ रोज़ दूध पिलाई जा रही हो, इतनी सारी ताकत का मैं क्या करूँगा? जाओ ना। अगर मौसी सो गई हो तो मेरी बीवी को चुपके से अपने कमरे में ले आओ। देवर का यह प्लान सुनकर मैं चौंक गई। अरे ना बाबा ना, तुम्हारी बीवी मेरे कमरे में आ गई तो मैं कहाँ सोऊंगी? मेरी बात सुनकर देवर कहने लगा, अभी भैया घर पर नहीं है तो तुम मौसी के साथ सो जाना। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, चुप करके सो जाओ। देवर बेचारे ने बड़ा सा मुंह बनाया और कहने लगा, अच्छा भाभी, सुबह मौसी को किसी काम में फंसा देना ताकि मैं अपनी बीवी से कुछ बात कर सकूं। प्लीज़ भाभी, मेरे लिए तो इतना तो कर सकती हो। देवर ने मिन्नते भरे अंदाज में कहा तो मैं राज़ी हो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। मैं किचन में गई तो मौसी अपने लिए चाय बना रही थी। मुझे यही मौका अच्छा लगा, इसलिए मैं बिना आहट के उल्टे कदम वापस अपने कमरे में गई और देवर को धीरे से जगाकर कहा, तुम्हारी बीवी कमरे में अकेली है। देवर यह सुनकर फ़ौरन उठा और पूछा, मौसी? उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने किचन की तरफ इशारा किया। वह एकदम खुश हो गया और कहा, भाभी प्लीज़, उसे 1 घंटे तक किचन में उलझाए रखो। मैं आपकी देवरानी के साथ कबड्डी खेल करके आता हूँ। यह कहकर देवर अपने कमरे की तरफ भागा। मैं फ़ौरन किचन में आ गई ताकि मौसी को कमरे में जाने से रोक दूँ, मगर मौसी मुझे देखती ही कहने लगी, मेहमान बेचारी खुद ही चाय बना रहे हैं और घर वाले अब जाग रहे हैं। मौसी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि कह दूँ, अगर खुद को मेहमान समझती हो तो यहाँ से जाती क्यों नहीं, मगर यह सब उनसे ना कह पाई, क्योंकि उनका मूड ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैंने मौसी से यह कहा, मौसी यहाँ बैठो, कभी मेरे साथ भी बात कर लिया करो। सारा दिन अपनी बेटी के पास ही रहती हो। मगर मौसी कहने लगी, नहीं भाई, मुझे बात करने का इतना शौक़ नहीं है। मैं यहाँ चाय बनाने आई थी, मेरे सर में दर्द था, अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारा घर है, तुम संभालो। ये सुनकर मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वह चली गई। उसके जाते ही मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि देवर इतनी शौक़ से अपने कमरे में गया था। मगर मौसी कबाब में हड्डी बनकर फिर से पहुँच गई। उसके जाते ही मैं नाश्ता बनाने लगी। तभी देवर किचन में आया और कहने लगा,
भाभी, अगर आज मौसी घर से नहीं गई तो मैं बता रहा हूँ कुछ भी कर दूंगा। भाभी, आप बीच में मत पड़ना, वरना आपकी भी सहमत आ जाएगी। देवर इतना गुस्से में लग रहा था कि मैं कांप गई। पता नहीं ये मौसी मुसीबत की जड़ कब जाएगी। मैंने देवर की शादी की, सोचा था शादी के बाद देवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मगर यहाँ तो मसला ही उल्टा हो गया। मैं उन दोनों का नाश्ता लेकर कमरे में आई तो वह दोनों माँ बेटी किसी बात पर हंस रही थीं। न जाने क्यों मेरा दिल किया कि मौसी का गला ही दबा दूं। पता नहीं कैसी माँ है, बेटी का घर बसाने के बजाय उजाड़ने पर तुली हुई थी। वह अपनी बेटी से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं होती थी। मैं कहाँ चाय रखी तो मौसी कहने लगी, अरे बेटा, चाय ले आई हो तो मुझे यहीं बिस्तर पर दे दो। मैं कमरे से जाने वाली थी कि मौसी ने मुझे हुक्म जारी कर दिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया। एक तो हमारे घर पर कब्जा जमा कर बैठी थी और ऊपर से मुझे अपनी नौकरानी समझ लिया। बिस्तर पर बैठी हुक्म चला रही थी। मैंने जल्दी से चाय कप में डाली। तभी मुझे एक ख्याल आया जिसे सोचकर मैं खुश हो गई। मैं मौसी को चाय देने गई तो जानबूझकर उसके कपड़ों पर गरम गरम चाय थोड़ी सी गिरा दी। यह देखकर मौसी जल्दी से उठ खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ चली गई। मैंने अच्छा मौका देखा तो फौरन देवर की बीवी के पास जा पहुंची और उससे पूछा, सुबह तुम्हारा पति कमरे में आया था, तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ? मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, जैसे मैंने उससे बहुत गलत बात पूछ ली हो। वह कहने लगी कि भाभी जब कमरे में आए थे तो मैं बाथरूम में थी। जब तक मैं बाथरूम से निकली तब तक मौसी आ चुकी थी। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मैं समझ गई थी देवर इतने गुस्से में क्यों था। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है, तुमने जिसके साथ शादी की है उसका हक अदा करने की बजाय अपनी मौसी के साथ रह रही हो। यह सुनकर वह रोने लगी और कहा, भाभी मेरा क्या कसूर है? वह मेरी मौसी है, लेकिन उन्होंने मुझे माँ बनकर पाला है। अब मैं कैसे उन्हें कह दूँ कि अब मेरी शादी हो गई है, आप मेरे घर से निकल जाएं। उसका रोना देखकर मैं नरम पड़ गई। उस बेचारी का भी कसूर नहीं था। मौसी ही सारे फसाद की जड़ थी। उसका ही खात्मा करना पड़ेगा। मौसी अभी बाथरूम से नहीं निकली थी, इसलिए मैंने अपनी देवरानी से कहा, तुम्हारा पति गुस्से का बहुत तेज़ है। आज तुम्हारी मौसी को जान से मारने की धमकी देकर गए हैं, इसलिए तुम मौसी को बचाना चाहती हो तो मेरी बात मान लो। मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और कहाँ कौन सी बात। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें रात को नींद की गोली दे दूंगी, तुम वह रात को मौसी को घोल कर पिला देना, वह सो जाएगी। तुम दोनों मेरे कमरे में आकर सो जाना। उस वक्त मौसी बाथरूम से निकल आई, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं जान पाई, मगर मैंने सोचा कि अभी रात होने में बहुत वक्त है, उसे सोने देती हूँ, फिर आराम से पूछ लूँगी। मगर उसके बाद मौसी एक क्षण के लिए भी उसके पास से नहीं हटी और यूं ही शाम हो गई। मुझे पता था देवर अभी घर आता ही होगा, इसलिए मुझे उसके आने से पहले मौसी का बंदोबस्त करना होगा। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए मैंने चुपके से एक प्लेट में पेट खराब करने वाली गोली डाल दी थी और खाना लेकर कमरे में आ गई। मुझे देखकर मौसी कहने लगी, शुक्र है तुम जल्दी खाना ले आई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने जानबूझकर मौसी के सामने वही प्लेट रखी और वहीं बैठी रही ताकि वह उस प्लेट को बदल ना सके। मगर उन दोनों माँ बेटी को मेरे प्लान का पता नहीं चला और मैं किचन में आ गई। मैं अपने देवर के आने का इंतज़ार करने लगा, मगर इससे पहले ही गोली ने अपना काम शुरू कर दिया था। तभी तो मौसी दर्द से चिल्लाने लगी। मैंने कमरे में आकर पूछा तो कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, फ़ौरन डॉक्टर को बुलाओ। मैंने पहले ही डॉक्टर को कॉल करके बता दिया था और बहुत कुछ समझा भी दिया था कि घर जाकर क्या करना था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आ गए। उसने आते ही प्लान के मुताबिक मौसी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। मैंने देवरानी से कहा, उनको सारी रात आराम करने दो। डॉक्टर ये कहकर चला गया। मैंने देवर की बीवी से कहा, चलो मौसी को आराम करने दो, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। इस बहाने से उसे अपने कमरे में ले गई। तभी मेरा देवर आ गया। मैंने सारी बात देवर को बता दी। यह सुनकर मेरे देवर हंसने लगे तो मैंने कहा, तुम जाकर अपनी बीवी के साथ बैठो, मैं तुम्हारा खाना लेकर आती हूँ। यह सुनकर देवर कहने लगा, खाना रहने दो भाभी,
कहीं इस चक्कर में मौसी ना उठ जाए। तुम बस मेरे कमरे में दूध भिजवा दो। ये कहकर देवर कमरे में चला गया। मैं उस रात मौसी के साथ बेड पर सो गई, जबकि देवर और उसकी बीवी को अपना कमरा दे दिया और उन दोनों को दूध पिलाकर सुला दिया। सुबह हुई तो मौसी उठी। ये कमबख्त किसकी नज़र लग गई मुझे। वह उठकर वॉशरूम में चली गई, मगर तब मैंने देवर की बीवी को जगा दिया था। वह मौसी के पास आ गई। मौसी को उस दिन पता न चल सका कि हमने उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेवकूफ़ बनाया था। देवर की बीवी ने भी बताने की कोशिश नहीं की। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह बेचारी भी मजबूर थी। मैं किचन में नाश्ता बनाने गई तो देवर मेरे पीछे आ गया और बहुत खुश था। कहने लगा, भाभी, तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया तो उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गई। अगली रात भी हमने मौसी के साथ वही किया तो उन्हें शक होने लगा, क्योंकि रोज़ रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ये देखकर वह सब समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर उसने अपनी बेटी के खिले खिले चेहरे पर नज़र डाली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन मौसी खुद देवर से बोलने लगी, बेटा, आज मुझे अपने घर जाना है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। देवर ने सुना ही था तो मौसी से कहने लगा, ठीक है मौसी। यह कहकर मौसी को गले लगा लिया और फिर उसी शाम को विदा कर दिया। मौसी अपने घर वापस चली गई और मैंने भी सुकून का सांस लिया। यदि आप किसी की कम उम्र में शादी करें या सही उम्र में, उसका संसार बसाने के लिए उसे अकेला छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी की अपनी इच्छा होती है और एक ऐसी इच्छा है कि जिसके चलते अच्छे अच्छे रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।